फजांस रूल। तो बेसिकली फजांस रूल में 3-4 पॉइंट है, बट पहले मैं आपको बताता हूं पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन पावर बताता हूं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड जैसे ये है छोटा पॉजिटिव आयन कैटायन है, तो ये क्या करता है कि नेगेटिव आयन वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ इस तरह से डिस्टोर्टेड करता है। तो इसको कहते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो न्यूक्लियस थोड़ा उधर हो जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये बेसिकली इस तरह की चीज बन जाएगी। तो ये पोलराइज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जबकि नेगेटिव की भी अपनी टेंडेंसी होती है टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसके लिए छोटा पॉजिटिव आयन होना चाहिए, स्मॉलर कैटायन। जितना ज्यादा स्मॉलर कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग of orbitals increases and covalent characters increases. More charge density, जबकि पोलराइजेबिलिटी के लिए लार्जर एनायन होना चाहिए, मोर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग जाएंगे। तो थंब रूल के हिसाब से जो मैं एक लाइन लिखाता हूं कि छोटा पॉजिटिव एंड बड़ा नेगेटिव इंक्रीजेस chances of overlapping, hence covalent characters also. For example, अगर हम बात करें NaF, NaCl, NaBr, NaI, सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है सोडियम कैटायन तो कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो इधर से इधर जाओगे तो साइज ऑफ नेगेटिव आयन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी खुद पोलराइज होने की टेंडेंसी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो मोस्ट कोवेलेंट इसमें ये रहेगा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। अब यहां पे नेगेटिव आयन कांस्टेंट हो गया, तो ये देखेंगे हम पॉजिटिव आयन का साइज, तो यहां पर ये स्मॉलेस्ट है, जितना पॉजिटिव आयन छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इसी के रहेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये और इसमें मैक्सिमम कोवेलेंट ये, लिखिए सब। देखो डी ब्लॉक में क्या है, मैक्सिमम वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे हम बात करें मैग्नीज की,
मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें Mn+2 की फॉर्म में है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mn+1 की तरफ जाएगा? Mn+1 बनता ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं कभी भी। क्लियर? यानी कि Mn+1 में नहीं जाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम नहीं कर सकता। आराम से, आराम से। सपोज करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, और खुद का क्या होता है? रिडक्शन। क्या इसका रिडक्शन संभव है? नहीं है। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं है। लेकिन ये Mn+2 से Mn+3 में जा सकता है, +4 +5 +6 +7 में जा सकता है, यानी कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए होगा लिविस एसिड। जबकि ये Mn+7 उधर नहीं जा सकता, Mn+8 तक नहीं जा सकता, ये किधर जाएगा? +6 +5 +4 इधर की तरफ जाएगा। तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन Mn+2 है ना, Mn+7, ये लुईस बेस काम करेगा, बेसिक रहेगा। जबकि +7 के पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही खत्म हो गए, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? एसिडिक इन नेचर, जबकि ये होगा बेसिक इन नेचर। जबकि ये लोग कैसे होंगे? एम्फोटेरिक हो सकते हैं। लिखिए इसको। नहीं, इनमें से भी सारे नहीं होते। अब ये अलग नेचर हो जाता है कि कुछ होते हैं, बट बीच वाले हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि सारे एम्फोटेरिक कर दो आप, हो सकता है +3 वाला हो, +4 वाला हो, +5 वाला भी ना हो। कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड क्या है। सिर्फ बताइए, अगर मैं कहता हूं MnCl2 या यहां से कहता हूं MnCl7, कौन ज्यादा आयनिक होगा? भाई इसमें +2 है, इसमें +7 है, +7 वाला मोर कोवेलेंट रहेगा, स्मॉलेस्ट होगा ना साइज वाइज। जितना चार्ज बढ़ता है साइज छोटा होता जाता है ना। ठीक है, तो इसके कंपाउंड मैक्सिमम कोवेलेंट मिलेंगे, और इसके कैसे मिलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स। इसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फजांस रूल। अब निकालिए एनसीईआरटी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें याद है या नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसा होगा? कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना? पता है। दूसरा, अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना दे तो उसमें डी ट्रांजिशन होगा कलर के लिए, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहला वाला पेज पढ़ लीजिए आराम से।
ठीक है, तो ये होती है 3D सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D 1 से लेकर के 3D 10 तक जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4D 1 से लेकर के 4D 10 तक जाएगा। इसमें 5D 1 से 5D 10 तक, इसमें 6D 1 से लेकर के 6D 10 तक जाएगा। क्लियर? तो ये होता है मतलब 3D सीरीज 4th पीरियड, 4D सीरीज 5 पीरियड। लिख लीजिए इसको भी, थोड़ा थोड़ा लिखते चल देते हैं, पता रहता है हमें। इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट हटा देना जो नीचे की तरफ बने थे, डायरेक्ट सीधा सीधा। क्लियर है? फर्स्ट पेज कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। इसमें लास्ट लाइन में लिखा है द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली filled d or f orbital in their atoms sets the study of the transition element and their compound apart from चलो कुछ भी नहीं है, चलो आगे पढ़ो, पूरा करो इसको। चलिए डायरेक्ट आइए, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक, यहां से स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं रखा ऊपर वाले पैराग्राफ में। चलिए इसको भी छोड़िए, कुछ नहीं है इसमें, मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है ना। ये कह रहा है वही कि क्रोमियम में हाफ फीड की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो सब है। आगे आइए, पेज नंबर 211 पे पहला पैराग्राफ, और इसको कर लीजिए अंडरलाइन, टेबल के नीचे वाला, हालांकि ये भी लिखा चुका हूं। यह है कि ZnCdHg को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते। इसमें कह रहा है कि इनका जो 3D सबशेल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सॉरी हाँ नहीं होते, फील्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बोलता है कि अब आपको याद होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट कि SPDF अगर किसी शेल के, जैसे थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में S वाला सबसे न्यूक्लियस के करीब रहता है, फिर P, फिर D और फिर F। तो सबसे बाहर कौन सा वाला होता है, 3D। इसी वजह से D वाला जो ऑर्बिटल होता है वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है 3D सीरीज में। सारा इलेक्ट्रॉन यहीं से आता जाता रहता है क्योंकि ये सबसे बाहर होता है। वही लिखा है कि 3D वाला जो होता है वो पेरीफेरी पर होता है, बाहर की तरफ होता है एज कंपेयर टू SnP। पढ़ के देखिए, कुछ नहीं है, सीधे इसके क्वेश्चन पढ़ लो। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। पता है आपको क्या कहना है इसमें, पढ़ लीजिए इसका आंसर भी। इसके बाद वाला 8.1 इंटेक्स क्वेश्चन कहता है कि वही बात कह रहा है, सिल्वर की बात कहता है। जैसे हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर कितना होता है 29, 3D10, 4s2। फिर सिल्वर में क्या होगा 4D10, 5s2। तो कहता है सिल्वर में भी तो D10 होता है, फिर इसको क्यों ट्रांजिशन कहते हो। तो वही बात है, कॉपर में कॉपर +2 जो होता है तो इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, सॉरी 3D10 की 3D10 4s1, 4D10 5s1। तो कॉपर को हम ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉपर +2 जब बनता है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यहां पे D9 हो जाता है, आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है हमारा ट्रांजिशन मेटल। सेम सिल्वर, सिल्वर भी Ag+2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक यहां से निकल जाएगा, बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन Ag+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, या Ag+2 ion has 4D9 5s1 electronic configuration and thus has unpaired electron. Hence silver is a transition metal. खत्म। तो इंटेक्स क्वेश्चन जो है 8.1 उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, आगे पढ़िए, सीधे ये ग्राफ देखिए इधर की तरफ। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लिखना, जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है। अब इधर की तरफ कर्व बना रखा है आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के बीच का। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कर्व टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक बढ़ता है। क्रोमियम में कितना होता है D5S1, 3D5 4s1 होता है ना।
और इसके बाद में कम हो जाता है मैग्नीज में जाकर के, क्योंकि मैग्नीज 3d5 4s2 होता है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से दूसरा वाला भी यही है जिसमें मॉलिब्डेनम सबसे ऊपर जा रहा है, कर्व देखिए पहले, फिर उसके बाद में एक और है जिसमें टंगस्टन सबसे ऊपर जा रहा है। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके एडजेसेंट वालों से ज्यादा होंगे, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है, मैक्सिमम है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग हाई रहेगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। ये इस कर्व की एक्सप्लेनेशन है, आप उधर की तरफ भी पढ़ते चलिए और समझते चलिए। अंडरलाइन करना पूरा यहां से इन अ रो, मतलब पेज नंबर 212 पर नीचे से 8वीं लाइन मिल गया। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइजेस टू मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। तो अगर हम देखें तो मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में भी D5 है, टेक्नीशियम में भी 4D5 होगा, और ये Re है ना, इसमें भी आपके पास 5D5 रहेगा। बट यहां पे जो डिप्रेशन है बहुत ज्यादा आ रहा है। इनका ज्यादा क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इतना भी कम इनका नहीं आना चाहिए था। पढ़ के देखिए आगे लिखा है इसमें, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल rise to maximum D5 except for anomalous values of manganese and technetium and fall regularly as the atomic number increases। ठीक है, ओके, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सभी के लिए कह रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। द मैक्सिमा at about middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। सही बात है कि d में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इंटरएटमिक इंटरेक्शन यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। In general, greater the number of valence electron, stronger is the resultant bonding. Since, underline करते चाहिए, since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते समय एंथैल्पी ऑफ, हमने ये नहीं पढ़ा था बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पढ़ा था ना। बट ये याद रखना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी आप निकालोगे उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। मैं इस बात पे बाद में भी आऊंगा। Okay, that is very high boiling point। Okay, sorry, standard electropotential of a metal। Metals with very high enthalpy of atomization tend to be noble। अब जितनी ज्यादा एंथैल्पी दोगे उसको तोड़ने के लिए, अगर वो ज्यादा है तो वो टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा इन देयर रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको करवा दी। आगे फिर जनरलाइजेशन है, पढ़िए। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन लिख लीजिए, ये बोलता है अनदर जनरलाइजेशन। यहां क्वेश्चन लिख लीजिए, why 4D and 5D series elements show more frequent metal bonding। मतलब 3D एलिमेंट, 4D और 5D, इसमें अगर हम मेटल बॉन्डिंग का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग यहां मिलती है, फिर यहां, फिर यहां। क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये लिख लीजिए। इस पैराग्राफ का सार यही है। आइए, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था स्कैंडियम से लेकर के निकिल, फिर मैंने यहां से यहां पे आपको बताया था कि साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, नहीं मैग्नीज तक।
कि यहां तक साइज छोटा होता है, उसके बाद साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है। आपको मैंने यहां भी बताया था, यहाँ पे जेड ज्यादा होता है और शेडिंग इफेक्ट कम होता है, फिर शेडिंग इफेक्ट ज्यादा होता है जेड से, सॉरी ये कंपनसेट कर जाता है, फिर शेडिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है जेड से, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। दिखाया था ना, वही चीज यहाँ पे पढ़ेगा ये, एक बार पढ़ के देखिए। आपको याद होगा यहां पर साइज बढ़ता है, यहां पर साइज ये है, यहां पे साइज बढ़ा, लेकिन जिंक और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। सिमिलरली नायोबियम और टेंटेलम का साइज भी लगभग लगभग बराबर होता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 3D से 4D जाते हो तो साइज बढ़ता है, बट 4D से 5D जाते हो तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये बात कह रहा हूं। वजह देखिए, वजह क्या है, लेंथेनम 57 के बाद में 14 एलिमेंट यहां आ जाते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। और यहां पर अगर हम बात करें कि लेंथेनम का साइज है ये, तो ये यहां से साइज धीरे 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 कम होने लगता है, और इसके बाद जो साइज आएगा वो ये आता है। तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और सुनिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 4f में 14 जाते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। ये जो न्यूक्लियस होता है, 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये आउटर मोस्ट के शेल को बचा ही नहीं पाता है न्यूक्लियस के प्रभाव से, तो ये पुअर शील्डिंग होती है। इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो ये लाइन याद रखना। सिमिलरली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, सॉरी एक्टिनॉइड, यहां भी होता है, ये बड़ा होता है, फिर धीरे 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 ये भी छोटा होता जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब गैस करो इसकी क्या वजह रहती होगी, 4f के बाद में कौन आएगा, 5f, तो वजह है पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। 4f और 5f, इन सब में 5f की शील्डिंग और ज्यादा पुअर हो जाती है, इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन, सॉरी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वजह 5f की शील्डिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है, 4f से भी पुअर होती है, 3D की भी होती है पुअर, 3D की पुअर होती है, उससे कम 4f की और उससे कम 5f की। इसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है और इसकी वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज और ज्यादा छोटा होता है, इतना 4f में नहीं होता। वजह यह है कि 5f की शील्डिंग और ज्यादा पुअर हो जाती है। लिखिए ये सब, किसका किसका नहीं, वो इतना भी नहीं, वो दिखा दिया मैंने, बट हल्का 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 कम होता है, इतना नहीं, बस इतना तक पहुंच जाता है कि इसके बराबर पहुंच जाता है ऑलमोस्ट।
चलो फिर पढ़ो, फिर आगे डन। तो ठीक है, अगर आप इधर कर्व देखें तो देखिए 3D सीरीज का कर्व जो ग्रीन वाला है, इसमें साइज स्कैंडियम से शुरू होकर के कम हुआ, क्रोमियम से लेकर के निकल तक ऑलमोस्ट सेम रहा, फिर कॉपर से ऊपर बढ़ा है जिंक की तरफ। ठीक है, अब आइए 3D से 4D, साइज बढ़ गया है, अनडाउटेडली बढ़ गया है सेम, बट 4D से 5D आइए, साइज में उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल भरे गए हैं। क्लियर, आगे बढ़िए ग्राफ के साइड में, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। कि सर ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज में क्या था, 3D की पुअर शील्डिंग थी, इसी तरह लैंथेनॉइड में 4f की पुअर शील्डिंग है ना। द ordinary transition series and is attributed to similar cause, that is the imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of one d electron. वही बात है, 4f की शील्डिंग 3d से लेस है। ठीक है, अगर 4f में एक इलेक्ट्रॉन डालो, 3d में एक इलेक्ट्रॉन डालो, तो 4f की शील्डिंग कम दिखेगी आपको। by another less than that of 1d electron by another, and as the nuclear charge increases, अब इधर से इधर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, बट 4f उसको बचा ही नहीं पा रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है यहाँ पे बाकायदा बाकायदा, लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये 4f है, और ये आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, अब यहां पे आपने +1 कर दिया, तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, बट ये इलेक्ट्रॉन इस वाले को इस 1 की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा बचा नहीं पाता, फिर एक स्टेप उधर गए, एक प्रोटॉन बढ़ा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ रहे हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को एक एक यूनिट प्रोटॉन के बढ़ने से जो अट्रैक्शन पैदा होता है उससे बचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए साइज छोटा होता जाता है, इधर से इधर जेड बढ़ता ही जाता है, और 4f की पुअर शील्डिंग है जिसकी वजह से साइज छोटा होता जाता है। अब साइज छोटा हो जाएगा यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, छोटा छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी है वो तो। चलिए साहब, हो आगे चलते हैं, एग्जांपल 8.2 पढ़ के देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटल मेटल के साथ बहुत ढंग से बंधी होती है, तो अलग नहीं कर पाते आप उनको। पढ़ के देखिए, क्लियर। इन टेस्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्कैंडियम से जिंक तक जाओ तो जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए ट्रेंड वही है, इधर से इधर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के अपोजिट चलती है। पढ़ के देखिए पूरा, कोई मतलब नहीं उसका। वो कह रहा है कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना 3D और 4s के बीच में, 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसकी बात कर रहा है। कोई नहीं, पैराग्राफ छोड़ो, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, ऊपर पढ़ना, कॉपर nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation greater than 2 for these element। अब आपसे बोलता है कि जिंक जो होता है Zn से Zn+2 तक ही जाता है, +3 क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है 3d10 4s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, दूसरा निकाल दोगे, इसके बाद तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बच गया, इस निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, वो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, और जब तक ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक चलेगा तो वीडियोस पे ज्यादा रिलाई मत करना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, बैठ करके चुपचाप शांति से वीडियो चलती रहेगी। तो यहां पर अगर क्लास हो रही है तो आप पढ़ भी लेंगे एक बार पूरा चैप्टर, क्योंकि अभी आपने डी ब्लॉक की एक एक लाइन पढ़ ली, तो बाद में रिवाइज करते समय आप पूरा डी ब्लॉक पढ़ने नहीं बैठोगे, वरना मुझसे पूछना कि सर डी ब्लॉक पढ़ना है क्या दोबारा, तब नहीं पढ़ना, मैं अभी का अभी निशान लगा दूंगा, वहीं पे पास लिखवा दूंगा, सिर्फ वही चीजें आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, इसलिए क्लासेस न छोड़े।